हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग एक नाइजीरियन राइटर चिन्वा अचेबी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर भी कहे जाते हैं। इनकी बायोग्राफी से लेकर इनके इंपोर्टेंट वर्क्स जो भी हैं उन सभी से मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं विद डिटेल। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके और आप एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझना। गाइस, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो बच्चे एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समीर पाठशाला ने एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है पैनेशिया, ए कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर यूपी एलटी ग्रेड। इसे परचेज करने के लिए आप हमारे नंबर 9368000671 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। बाय करने के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हेन एंड वेयर वाज चिन्वा अचेबी बोर्न। ये जो चिन्वा अचेबी हैं, ये इनका जो बोर्न हुआ था ये हुए थे नाइजीरिया में पैदा। ठीक है जी, नाइजीरिया के ये राइटर थे और इनका जन्म जो हुआ था 16 नवंबर को हुआ था 1930 में। अगिडी नाम की एक जगह थी जहां पर हुआ था इनका जन्म। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका बी है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं कि What major contribution did चिन्वा अचेबी make to अफ्रीकन लिटरेचर। देखिए, पहले ही आप लोगों से पूछा गया है कि अफ्रीकन लिटरेचर में इनका किस तरह का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जब आप पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अफ्रीकन आर्किटेक्चर की बात की गई है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, जब दूसरे ऑप्शन को पढ़ोगे आप तो वहां पर देखेगा आपको यूरोपियन थिएटर। तो यहां जब अफ्रीकन लिटरेचर की बात हुई है तो यूरोपियन थिएटर कहां से आया, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ही फाउंडेड द फर्स्ट अफ्रीकन पब्लिशिंग हाउस, ये भी इसका गलत आंसर है। तो बचा आप लोगों का फोर्थ वन, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। राइट, तो इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का डी है कि इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को लिखा, अफ्रीकन लिटरेचर को लिखा, और जो अफ्रीका के बारे में यूरोपियन राइटर्स के जो मिसकंसेप्शंस थे उनको इन्होंने करेक्ट किया और बताया कि जो अफ्रीका की जमी है उस पर कैसे कैसे कल्चर थे और कैसे ट्रेडिशन को वो फॉलो किया करते थे। राइट जी, क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 3 का आंसर करना है कि व्हाट रिलीजन डिड अचीवेस पेरेंट्स कन्वर्टेड टू। देखिए, जो चिन्वा अचीबे के पेरेंट्स थे वो स्टार्टिंग में जो अफ्रीका में फॉलो किए जाने वाले कल्चर थे उन्हीं को फॉलो किया करते थे, और उनमें से एक फेमस कल्चर था जिसका नाम था इग्बू कल्चर। ठीक है, इग्बू कल्चर से ही चिन्वा अचीबी जो हैं और उनके पेरेंट्स वो बिलोंग करते हैं, लेकिन आगे चलकर इनके जो चिन्वा अचेबी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का ए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपको 4 का आंसर करना है कि विच स्कूल डिड चिन्वा अचेबी अटेंड इन 1936। तो ये आपको आंसर करना है कि स्टार्टिंग में देखिए इनका जन्म जो हुआ था चिन्वा अचेबी का, ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1930 में। जब ये 6 सालों के थे तो इनके पेरेंट्स ने इनको एक क्रिश्चियन स्कूल के अंदर, सर सेंट फिलिप सेंट्रल स्कूल के अंदर इनका एडमिशन करा दिया था। ठीक है, तो इसके बाद जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में इनका एडमिशन कराया गया 1944 में, 1944 में, और उसके बाद इनको यूनिवर्सिटी ऑफ अबाडन के अंदर इन्होंने एडमिशन लिया एज ए मेडिकल स्टूडेंट, और लिया था 1948 में। ठीक है, ये इनकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन रही। तो ए इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों को आंसर करना है कि व्हेन वाज अचीवेस फर्स्ट नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट पब्लिश। देखिए, जब हम चिन्वा अचीबे को पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो है इनका बहुत ही फेमस नोवेल है। अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ते हो, अफ्रीकन लिटरेचर को पढ़ते हो, तो आपको थिंग्स फॉल अपार्ट जो है पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये है ही इतना जबरदस्त वर्क जिसको मोर देन 50 लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट भी किया गया था। तो ये वर्क जो है, देखिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंट आपके लिए ऐड करना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है कि जो चिन्वा अचेबी हैं, इन्होंने अपना जो डेब्यू किया था लिटरेचर में
वो 1950 में किया था, 1950 में किया था। और उसके बाद ये जो 1950 में एक एस्से के साथ किया था, उसके बाद इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज को लिखा। लेकिन सबसे पहले इनका जो नॉवल आया थिंग्स फॉल अपार्ट, वो 1958 में आया। 1958 में इनका थिंग्स फॉल अपार्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है आप लोगों को। द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट कम्स फ्रॉम द पोयम बाय विच पोएट। देखिए यहां पर आपसे पूछा है कि 4 आप लोगों के सामने राइटर्स मेंशन किए गए हैं और इनमें से किस राइटर की पोएम से जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, चिनुआ अचेबे ने अपना टाइटल लिया है। विलियम ब्लेक जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज से बिलोंग करने वाले हैं, उनकी किसी पोएम से लिया है, या फिर जो मॉडर्न एज से बिलोंग करने वाले एक राइटर हैं टी.एस. इलियट, उनकी किसी पोएम से लिया है, या फिर डब्ल्यू.बी. ईट्स जो कि एक आयरिश राइटर हैं, उनकी किसी पोएम से लिया है, और या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, उनकी किसी पोएम से ये टाइटल लिया गया है। देखिए यहाँ पर चार चार राइटर्स मेंशन किए गए हैं, अलग अलग देशों के राइटर्स हैं। जब हम वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जैसे विलियम ब्लेक है, कहाँ से, किस नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे ये ब्रिटेन से हैं, ये भी ब्रिटेन से हैं, है ना। हालांकि इनका जन्म जो हुआ था अमेरिका में हुआ था, बाद में ये 1927 में इन्होंने नेशनलिटी ले ली थी, ठीक है, ब्रिटेन की। और उसके बाद डब्ल्यू.बी. ईट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आयरिश पोएट हैं। ये आप लोगों के जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोएट हैं। तो ऐसी चीजें भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमें हर तरह के क्वेश्चंस के लिए एग्जाम में रेडी रहना चाहिए। तो जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, ये डब्ल्यू.बी. ईट्स की एक पोएम थी जिसका नाम था द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग से ये टाइटल लिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपको 7 का आंसर करना है कि व्हाट वाज चिनुआ अचेबे's इनिशियल फील्ड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ अबाडन। देखिए यहाँ पर आप लोगों से यूनिवर्सिटी ऑफ अबाडन की बात की गई है कि जब चिनुआ अचेबे ने 1948 में एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ अबाडन के अंदर, तो इनका किस सब्जेक्ट में इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था या क्या इनका स्टडी का फील्ड था। तो स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा कि जो चिनुआ अचेबे हैं, इन्होंने मेडिसिन में इनका इंटरेस्ट था और इनको स्कॉलरशिप भी मिली थी मेडिसिन की स्टडी करने के लिए ही। लेकिन आगे चलकर ग्रेजुअली इनका जो इंटरेस्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री में, थियोलॉजी के अंदर जो है वो आने लगा। इसी चक्कर में इन्होंने अपनी स्कॉलरशिप को भी खो दिया था, ठीक है, और ये इंग्लिश लिटरेचर को लिखने लगे और 1950 में इन्होंने अपना डेब्यू एस्से जो है लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिएगा। व्हाट वाज अचीवे's फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। जो चिनुआ अचेबे's हैं उनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा है। देखिए मैं आप लोगों को अभी पीछे बातों ही बातों में बताकर आया हूं कि जो चिनुआ अचेबे's हैं, इनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है वो एक एस्से के रूप में 1950 में आया था। अगर आपने चिनुआ अचेबे को डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा शॉर्ट स्टोरी है, कौन सा इनमें से आप लोगों का नोवेल है। तो देखिए यहाँ पर जो इनका 1950 में एस्से आया था वो पोलर अंडर ग्रेजुएट था, जो 1950 में आया था, और यही इनका डेब्यू वर्क कहा जाता है, डेब्यू लिटरेरी वर्क कहा जाता है, यानी कि पहला पब्लिश्ड वर्क भी पोलर अंडर ग्रेजुएट ही है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 9 का आंसर करना है कि चिनुआ अचेबे was disturbed by which European writers portrayal of Africas। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जो अफ्रीका है उसके बारे में जो यूरोपियन राइटर्स लिखते थे वो अच्छा नहीं बताते थे। वो यूरोपियन राइटर्स थे, वो अफ्रीका के बारे में ये कहते थे कि वो तो अनसिविलाइज्ड है, वो तो प्रीमेटिव हैं, ठीक है, वो तो वॉइसलेस हैं। तो ऐसा उनके बारे में बोलते थे। तो इनका जो ये मिथ था ना यूरोपियन राइटर्स का, चिनुआ अचेबे ने अपने राइटर्स के थ्रू जो है वो तोड़ दिया। और दूसरी बात, ये किसके वर्क्स को पढ़ के सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुए थे, क्योंकि उन लोगों ने अफ्रीका की इमेज को पूरी खराब करने की कोशिश की थी। उनका नाम है जोसेफ कॉनरैड और जोइस कैरी। इन दोनों के वर्क्स को लिखने के बाद जो हमारे राइटर अफ्रीकन या नाइजीरियन राइटर जो हैं चिनुआ अचेबे, ये बहुत परेशान हुए थे, बहुत डिस्टर्ब हुए थे। राइट, तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैज थिंग्स फॉल अपार्ट
बीन ट्रांसलेटेड इनटू। देखिए ये नोवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, चिनुआ अचेबी का नोवेल है। 1958 में इसे पहली बार पब्लिश कराया गया था और इसको 50 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस के अंदर जो है इसको ट्रांसलेट किया गया था। यहाँ तक कि कुछ राइटर्स का मानना तो ये है, कुछ स्कॉलर का मानना तो ये है कि ये जो नोवेल था, कुछ कहते हैं 57 लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट हुआ था, कुछ कहते हैं 62 लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट हुआ था। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसका आंसर आप लोग ओवर 50 लेकर चलें तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिएगा। विच नोवेल इज कंसिडर्ड ए सीक्वल टू थिंग्स फॉल अपार्ट। जिसकी हम बात कर रहे हैं चिनुआ अचेबी का बहुत ही फेमस नोवेल है, डेब्यू नोवेल है। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं कि चिनुआ अचेबी का ये मास्टरपीस है या मैग्नम ओपस वर्क है। तो इसका सीक्वल भी आया था, यानी कि थिंग्स फॉल अपार्ट, जो 1958 में पब्लिश किया गया था, जिसका टाइटल WB ईट्स की द सेकंड कमिंग से लिया गया है। उसका एक सीक्वल भी आया था। अब सीक्वल जो है इसका कौन सा है? एरो ऑफ द गॉड है? नो, ये नहीं है। इसका आंसर है आप लोगों का नो लॉन्गर एट ईज, यानी कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट है इसका सीक्वल आपका 1960 में आया था। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 12 का आंसर करना है कि व्हाट इंस्पायर्ड एचएबी टू राइट थिंग्स फॉल अपार्ट, कि किस चीज ने इंस्पायर किया था चिनुआ अचेबी को इस नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट को लिखने के लिए। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो चिनुआ अचेबी हैं, बायोग्राफी मैंने इनकी अपलोड कर दी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वहां मैंने आपको डिटेल में बिल्कुल समझाया है ये चीज। तो अगर आपने बायोग्राफी को अच्छे से पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, जोइस कैरी का एक वर्क था जिसका नाम है मिस्टर जॉनसन। इस वर्क को पढ़ने के बाद जो हमारे राइटर हैं चिनुआ अचेबी, उन्होंने इस थिंग्स फॉल अपार्ट को लिखने का डिसीजन लिया था। तो इसी ने, यानी कि जो जोइस कैरी का वर्क है मिस्टर जॉनसन, उसी से इनको इंस्पिरेशन मिली थी। अगला है आप लोगों के सामने क्वेश्चन कि विच वाज द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ चिनुआ अचेबी। देखिए जिस कल्चर को चिनुआ अचेबी बिलोंग करते थे, मैंने आपको बताया था कि ये नाइजीरिया से बिलोंग करते थे, अफ्रीका का एक पार्ट है, और वहां पर एक इग्बू कल्चर है। कौन सा कल्चर है जी? एक इग्बू कल्चर है जिसको ये फॉलो किया करते थे, राइट। तो ये जो कल्चर रहेगा इग्बू रहेगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को आंसर करना है 14 का कि विच prestigious literary prize did Achibes receive in June 2007? 2007 में इन्हें कौन सा अवार्ड, कौन सा ऑनर मिला था? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? नो, ही डिड नॉट गेट नोबेल प्राइज। ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इन्हें नहीं मिला था, ना ही इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला था और 2007 में मिला था। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि होम डिड ओकोनकोवो डिफीट इन द रेसलिंग कंपटीशन। देखिए ओकोनकोवो, फिर से आप लोगों को बताता हूं, जब चीजें हम ज्यादा डिस्कस करते हुए चलते हैं तो चीजें हमें आसानी से समझ में भी आती हैं और एग्जाम में हम उन्हें आंसर भी कर सकते हैं। एक नोवेल था जिसका नाम था थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है जी, ये नोवेल जो है कब आया था? 1958 में आया था। और इस नोवेल को लिखने वाले हैं एक नाइजीरियन राइटर जिनका नाम है चिनुआ अचेबी। इन चिनुआ अचेबी के इस वर्क के अंदर, थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर, आप लोगों को एक रैशल देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है अमेलिंजे दी कैट, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जिसको अकोन को वो डिफीट कर देता है, बीट कर देता है। अब ये किस तरह का क्वेश्चन है? देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो अमेलिंजे दी कैट है, इसको पिछले 7 ईयर्स से 7 सालों से किसी ने भी नहीं हराया है, यानी कि ये अजय है, अनडिफीटेड है। और अकोन कोवो ने इसको हरा दिया था। अकोन कोवो को इसके बाद अपने गांव के अलावा भी बहुत सारे गांवों से सम्मान, रेस्पेक्ट मिलने लगा और इसके पास काफी अच्छा खासा पैसा भी आ गया था। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारी एक बुक है एलटी ग्रेड की तैयारी करने के लिए, पैनेसिया ए कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर एलटी ग्रेड। अगर कोई बच्चा इसे परचेज करना चाहता है तो 9368
000671 पर कॉल या मैसेज करके इसको ऑर्डर बुक कर सकता है। और ये लिटरेचर की बुक है, बाइलिंगुअल बुक है, हिंदी और इंग्लिश में चीजें आपको मिलती हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो हमारे पास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट चेंज डस अकोनकोवो ऑब्जर्व इन हिज सन नवोए अपॉन रिटर्निंग टू ओमोफिया। देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि अकोनकोवो जो है इसकी टोटल नंबर ऑफ वाइफ्स जो थी वो 3 थी। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अकोनकोवो की कितनी वाइफ थी, तो 3 थी। इन 3 वाइफ से इसको नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हुए थे वो 10 हुए थे, 10 बच्चे हुए थे। लेकिन 10 में से 8 सर्वाइव नहीं कर पाए थे, एक बेटा और एक बेटी सरवाइव कर पाई थी, जिनमें से बेटे का नाम जो था वो नवोए था। ठीक है, नवोए था। अब इस नवोए के अंदर जब ये अकोन को वो जो चेंजेस देखता है वो ये है कि इसका बेटा क्रिश्चियनिटी की तरफ को अट्रैक्ट होता है और धीरे धीरे करके वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट भी कर लेता है। यानी कि वो अपना नाम बदलकर नवोए से इशाक रख लेता है। ये भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नवोए है उसने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया था। तो इसाक वाज हिज चेंज्ड नेम, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 17 का आंसर करना है कि व्हाट वाज द टाइटल ऑफ चिनुआ अचेबी's डेब्यू नोवेल। मैंने आप लोगों को अभी पीछे कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था कि जो चिनुआ अचेबी का जो डेब्यू हुआ था वो 1950 में हुआ था, लेकिन ये इनका लिटरेरी डेब्यू है। यहाँ पर बात की गई है कि कौन सा डेब्यू नोवेल है, नोवेल के बारे में पूछा गया है। तो अगर नोवेल की बात आएगी तो थिंग्स फॉल अपार्ट जो इनका 1958 में आया था वही इनका डेब्यू नोवेल है, राइट। और जो मैं एस्से की बात कर रहा था ना, देखो मैं बता रहा था कि एस्से है 1950 में, ये इनका एस्से है जिसका नाम है पोलर अंडर ग्रेजुएट। ये इनका डेब्यू वर्क है। और जो थिंग्स फॉल अपार्ट है ये इनका डेब्यू नोवेल है। नो लॉन्गर एट ईज जो है ये सीक्वल कहा जाता है थिंग्स फॉल अपार्ट का। और एन एक्सीलेंट नोवेल जो है ये और किसी नोवेल को नहीं, ये थिंग्स फॉल अपार्ट को ही दूसरे नाम से यानी कि एन एक्सीलेंट नोवेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ जो ऑब्जर्वर्स थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो है किस तरह का नोवेल है, तो उन लोगों ने इसे एक्सीलेंट नोवेल कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बाकी के जो राइटर, बाकी के जो कैरेक्टर्स मेंशन है वो कौन कौन है। अगर हम थिंग्स फॉल अपार्ट की बात करें जो 1958 में पब्लिश कराया गया था और इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है यानी कि हीरो है वो अकोनकोवो है। ठीक है, अकोनकोवो के अलावा यहाँ पर जो बाकी कैरेक्टर मेंशन है जैसे ओनोका, ओनोका ये अकोनकोवो के फादर हैं जो कि बड़े ही लेजी या कोवर्ड टाइप के पर्सन हैं। और नवोए जो है ये अकोनकोवो का बड़ा बेटा है। और अगर हम मिस्टर ब्राउन की बात करें तो मिस्टर ब्राउन जो हैं ये चर्च ऑफ द हेड है या फिर मिशनरी ने कहा जा सकता है, जो क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बताते हैं और उन्हें क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। तो अकोनकोवो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ अकोनकोवोस विलेज। यानी कि देखिए जहां पर ये स्टोरी मैं आपको बता देता हूं, जो ये स्टोरी सेट है वो 1890 के दशक में सेट है। ठीक है, और यहां आप लोगों को पता चलेगा कि जो अकोनकोवो जहां पर रहता है वहां पर बहुत सारे कबीले हैं या फिर कह सकते हैं बहुत सारे गांव हैं जहां पर अलग अलग तरीके के ट्राइब के लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे जो अकोनकोवो है उसका जो गांव है या फिर एक तरह से कबीला है उसको हम यूमोफिया कहते हैं। ठीक है, उसी के कबीले के बराबर में एक मबांटा नाम का भी जगह है, कबीला है। ठीक है, मबैनो भी है, ठीक है जी, मबैनो भी है और अबेम भी है। और ये जो रहता है ओकोनकोवो ये हमारा यूमोफिया में रहता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट अनफॉर्चुनेट इवेंट अकर व्हेन ओकोनकोवो फायर्स ए शॉट ड्यूरिंग द एजुडू फ्यूनरल। देखिए यहाँ पर जो यूमोफिया के लोग हैं वहां पर अगर कोई बूढ़ा इंसान मरता है तो उसके फ्यूनरल के टाइम पर
जो गोलियों से उसे सलामी दी जाती है ना। तो ऐसे ही ओकोनकोवो ने भी किया था। जब एजुडू जो कि एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान था उमोफिया का, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको गोलियां चलाकर सलामी दी जा रही थी। ऐसे ही एक गोली जो है ओकोनको ने भी चलाई, और वो गोली जो है, जो एडुजू हैं उनके 16 साल के 16 ईयर ओल्ड एक उनका लड़का था, उसको जाकर लग गई और उसकी डेथ हो गई। तो इसके लिए जो ओकोनकोवो है उसे सजा दी जाती है और उसे उमोफिया से बाहर निकाल दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि उसे कितने टाइम के लिए, हाउ लॉन्ग आर ओकोनकोवो एंड हिज फैमिली एक्सपेल्ड फ्रॉम उमोफिया, ठीक है। जो उमोफिया है उसकी फैमिली को कितने दिन के लिए बाहर निकाल दिया जाता है, जब ओकोनकोवो से जो एजोडू का लड़का है 16 साल का, उसको गोली लग जाती है गलती से। लेकिन जो इग्बू कल्चर के लोग हैं वो उसको दोषी तो मानते ही हैं, तो वो कहते हैं कि ओकोनकोवो और उसकी फैमिली को 7 सालों के लिए जो उमोफिया है उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। राइट जी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 22 का आंसर करना है कि इन विच ईयर वाज चिनुआ अचेबे इन्वॉल्व इन ए ट्रेजिक कार एक्सीडेंट दैट लेफ्ट हिम पैरालाइज्ड। देखिए, एक बार जो चिनुआ अचेबे हैं इनका 1990 में 1990 में कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनके वेस्ट के नीचे का जो हिस्सा था वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, जिसकी वजह से ये व्हील चेयर पर चला करते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि डूरिंग विच लिटरेरी पीरियड डज थिंग्स फॉल अपार्ट बिलोंग। थिंग्स फॉल अपार्ट एक नॉवल है चिनुआ अचेबे के द्वारा लिखा हुआ, 1958 में इसको पब्लिश कराया गया था। और जो सेकंड कमिंग है WB ईट्स की पोयम, उससे इसका टाइटल लिया गया है। और ये एक नॉवल है या ट्रेजेडी कही जा सकती है, और ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में या पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में ये लिखा गया है। राइट, सी इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट इज द जॉनर ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे। देखिए, ये थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में कितनी बार अब मैं मुंह से बोल चुका हूं इस बात को कि ये अपने आप में एक क्या है, एक नोवेल है। और ये ट्रेजेडी की फॉर्म में भी इसे कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो इस नोवेल का प्रोटैगोनिस्ट है, जिसको हम ओकोनकोवो के नाम से जानते हैं, वो आगे चलकर लास्ट में इस नोवेल के सुसाइड कर लेता है। तो ये एक नोवेल है, या फिर हम इसे नोवेल ऑप्शन में नहीं होगा तो ट्रेजेडी इसे कंसीडर करेंगे। हु इज ओकोनकोवो's फादर इन द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर जो ओकोनकोवो के फादर हैं वो कौन है। देखिए, मैं आपको चारों कैरेक्टर्स ये एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ओबेरिका, ये जो ओबेरिका है ये ओकोनकोवो का क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, उसका साथ देता है। और नवोए जो है ये ओकोनकोवो का बेटा है। मैंने एजोडू के बारे में बताया था कि ये जो उमोफिया नाम की जगह है उसका एक सीनियर सिटीजन है, और इनके फादर का नाम जो है वो उनोका है। अब देखिए, उनोका के बारे में आप लोग कुछ चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि उमोफिया के लोग इस उनोका जो उमोफिया है उसके लोग जो है उनोका को क्या कहते थे, अगबाला कहते थे। क्या कहते थे जी, अगबाला कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये एक तरह का ऐसा इंसान था जो कावर्ड टाइप का इंसान था, जो लोगों से पैसे उधार लेता था और उसको दारू पीने में उड़ा दिया करता था। इसने कभी भी अपनी जो फैमिली है उसको हेल्प नहीं किया, इसने मौज मस्ती की लाइफ में, तो इसीलिए इसको हंसी मजाक उड़ाकर इसका लोग इसे अगबाला कहते थे उनोका को, ठीक है। तो ये जो उनोका हैं यही ओकोनकोवो के फादर हैं थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर। राइट, क्वेश्चन नंबर आपको 26 का आंसर करना है कि हु इज एमेलेंजे द कैट इन द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट। मैंने आपको बताया था कि जो एमेलेंजे द कैट है ये एक ऐसा करेक्टर है, ये एक ऐसा रेसलर है जिसे जो अभी तक अनडिफीटेड है, इसको ओकोनकोवो से पहले किसी ने भी नहीं हराया था। तो ये एक फेमस रेसलर है जिसको ओकोनकोवो जो है डिफीट कर देता है। ओकोनकोवो से पहले किसी ने भी इसको नहीं हराया था। ओकोनकोवो जब इसको डिफीट कर देता है तो ओकोनकोवो के पास बहुत ही इज्जत और पैसा दोनों आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है कि व्हाई डिड द पीपल ऑफ द विलेज ऑफ अबेम किल द व्हाइट मैन ऑन ए बाइसिकल। देखिए, एक व्हाइट मैन होता है यानी कि अंग्रेज होता है, जो अफ्रीका का एक गांव है अबेम, वहां पर साइकिल चलाता हुआ आ जाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं
वो समझ लेते हैं कि ये जो व्हाइट मैन है कोई एलियन वगैरह है या फिर वो जो इंसान है इसकी इनकी जो कल्चर है उसको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। तो वो अपने कल्चर को बचाने के लिए उस व्हाइट मैन को जान से मार देते हैं। उसके बदले में जो अंग्रेज लोग हैं इन अफ्रीकन लोगों के सैकड़ों लोगों को वो मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है कि व्हाई डिड द पीपल ऑफ मबांटा believe that if the Christians built their church in Evil Forest, they would get ruined। देखिए, मबांटा में कुछ 6 मिशनरीज आते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मबांटा में सबसे पहले कितने मिशनरीज आते हैं, तो 6 मिशनरीज आते हैं। वो 6 मिशनरीज आकर मबांटा के लोगों से ये कहते हैं कि भाई हम आपके यहाँ पर जो है चर्च बनाना चाहते हैं। तो पहले तो मबांटा के लोग मना कर देते हैं कि हम आपको कोई जमीन नहीं देंगे चर्च बनाने के लिए, लेकिन फिर मबांटा के लोग कहते हैं कि भैया हमारे गांव में एक इविल फॉरेस्ट नाम की जगह है, वो जो है कर्स जमीन है, अगर ये लोग क्रिश्चियन लोग अपना चर्च वहां बनाएंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे। तो इस श्रापित जमीन को इन लोगों को दे देते हैं। तो मबांटा के लोगों ने क्या किया, इस इविल फॉरेस्ट नाम की जगह को उन लोगों को दे दिया, ये सोचकर कि ये जगह जो है ये तो कर्स्ड है, श्रापित जमीन है। लेकिन जब वहां पर क्रिश्चियन लोग अपना चर्च बना लेते हैं तो कुछ भी नहीं होता, किसी भी तरह की डिजास्टर वहां पर नहीं आती, चर्च भी खड़ा रहता है, चर्च के अंदर रहने वाले लोग भी ठीक रहते हैं। तो मबांटा के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि क्रिश्चियन लोग जो हैं ये तो बड़े ही पावरफुल हैं, इसलिए वो क्रिश्चियनिटी को अपनाना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डू द पीपल इन द विलेज कॉल उनोका। देखिए, उनोका नाम का एक कैरेक्टर है जो कि अकोनकोवो के फादर हैं, उसको गांव वासु जो हैं वो क्या कहकर बुलाते थे, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसको जो उमोफिया के लोग हैं वो अगबाला कहकर बुलाते थे। अगबाला एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी लेजीनेस के लिए, अपनी वीकनेस के लिए जाना जाता है, जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और कर्जे में डूबा हुआ इंसान रहता है। जब उनोका की डेथ हुई थी तो उसने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ और सिर्फ कर्जा छोड़ा था, उसके अलावा कुछ नहीं छोड़ा था। तो 29 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 30 का आंसर करना है कि हु इज एक्मी फ्यूना इन द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट के अंदर आप लोगों को एक्मी फ्यूना नाम का एक करेक्टर मिलेगा। ये एक्मी फ्यूना नाम का करेक्टर जो है ये एक लड़का है जिसकी एज इसके अंदर जो है वो 15 साल की दिखाई गई है। कितनी दिखाई गई है स्टार्टिंग में इसकी एज? 15 साल की। और 3 साल तक ये लड़का जो है ये अकोनकोवो के पास रहता है, यानी कि जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता। तो बी इसका करेक्ट आंसर है कि अकोनकोवो का ये अडॉप्टेड सन है जो इसे मबायनो से मिला था। ठीक है जी, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक चीज और यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि 15 साल का जो लड़का दिखाया गया है वो एक्मी फ्यूना दिखाया गया है, और एक लड़का इसमें और मेंशन था जिसका नाम था नवोए, जो कि अकोनकोवो का अपना बेटा था, वो 12 साल का था। कितने साल का जी? 12 साल का था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट हैपेंड टू अकोनकोस कंपाउंड आफ्टर दे डिपार्ट उमोफिया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो गांव का बुजुर्ग है जब उसकी डेथ हो जाती है तो जो अकोनकोवो है वो शूट करता है, यानी कि गोलियां चलाकर उसको सलामी देता है। तो अकोनकोवो से एक 16 साल के लड़के को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से अकोनकोवो को 7 सालों के लिए अपना गांव छोड़कर, उमोफिया को छोड़कर जाना पड़ता है। तो जो गांव वासी हैं उसका जो रहा हुआ सामान है या उनकी झोंपड़ी है, फसलें हैं, वो उस सबको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आग लगा देते हैं, ताकि अकोनकोवो के द्वारा किया गया कोई भी पाप इस गांव के लोगों को ना लगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिएगा। Why does Oberica believe that Okonkwo's act will upset the earth? देखिए, जो अकोनकोवो का फ्रेंड है ओबेरिका, उसको क्या लगता है कि जब ओकोनकोवो ने एक्मे फ्यूना का मर्डर कर दिया था या उसके साथी लोगों ने इसका मर्डर कर दिया था, तो डेफिनेटली जो प्रकृति है, जो अर्थ है, वो इनको क्या करेगी? इनसे बदला जरूर लेगी। किसी ना किसी तरह से जो प्रकृति है, जो अर्थ है, वो अकोनकोवो से बदला जरूर लेगी। और ऐसा ही होता है, जो अकोनकोवो है उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाउ डस नवोए रिएक्ट टू द डेथ ऑफ एक्मी फ्यूना। देखिए, जब उसके फादर जो है नवोए के फादर जो है
ये अकोनक्वो वो अपने अडॉप्टेड सन एक्मीफ्यूना को मारकर आते हैं। तो ये जो नवोए है ये क्या करने लगता है, अपने फादर की से हेट करने लगता है, नफरत करने लगता है नवोए, जो कि एक 12 साल का लड़का था इस नोवेल के अंदर। तो वो अपने पिताजी से क्या करने लगता है जी, हेट करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप लोगों को करना है कि व्हाट हैज चेंज इन ओमोफिया व्हेन अकोनक्वो रिटर्न्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अकोनक्वो है इसे 7 साल की सजा मिलती है कि ये ओमोफिया को 7 सालों के लिए छोड़कर चला जाए। जब ये अपनी 7 सालों की सजा जो है पूरी कर कर आता है तो इसे पता चलता है कि यहाँ पर जो इग्बू कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे उन मैक्सिमम लोगों ने अब क्रिश्चियन धर्म जो है वो अपना लिया है। अब जो ओमोफिया के लोग हैं वहां पर स्कूल बन गए हैं, चर्च बन गए हैं, जेल बन गई हैं और कानून का राज वहां पर आ गया है। तो ये पाता है कि पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी ने इग्बू कल्चर को लगभग लगभग खत्म ही कर दिया है। और वहां पर आकर इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस टू अकोनक्वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कि जब एंड ऑफ द स्टोरी आता है थिंग्स फॉल अपार्ट का, तो उसमें जो प्रोटैगोनिस्ट है अकोनक्वो, इसका साथ क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो अकोनक्वो है ये थिंग्स फॉल अपार्ट का प्रोटैगोनिस्ट है और अपने अफ्रीकन कल्चर या फिर जो इग्बू कल्चर को जिसको ये फॉलो करता था वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था और लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीव करने लगे थे। तो ये अपने कल्चर से हटना नहीं चाहता था और ना ही अपने कल्चर को बिल्कुल खत्म होते हुए देखना चाहता था और लोगों को ये कहता था वो तो बुज़दिल हो चुके हैं, अब वो इसकी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए ये क्या करता है जी, सुसाइड कर लेता है। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हैं और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।